नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जो एक मामला था, जो विजय कुमार जी थे मर्चेंट नेवी में भैंसवाल से, जिसके लिए लोग यहाँ से दिल्ली तक भी कूच किया और वहां पर धरना दिया, तो उसमें बड़ी एक सफलता क्षेत्र की ओर से और जो उनके गाँव के लोग लगे हुए थे उनकी तरफ से हुई है। और विजय भाई सकुशल जो है भारत वापसी उनकी हुई है। तो आज उनसे बात करते हैं, क्या पूरा मामला हुआ था, क्या वहां की स्थितियां रही और किस तरह उन्होंने ये जो लगभग 2 माह बिताए। नमस्कार भैया। नमस्कार विजय जी, स्वागत है आपका। कैसा महसूस हो रहा है अपनी ताजो हवा में आकर? 2 महीने आप बिल्कुल कैद ही रही एक तरह से। हाँ जी, हाउस अरेस्ट भी कैद ही होता है। अगर आपको घर में अपने रख दो कोई और बोला कि बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते, कुछ भी अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो भी जेल ही है। जेल ही है। और ये जेल ऐसी होगी कि घर नहीं और समुद्र पार वहां पर है, स्थितियां अलग है, खान पीन अलग है, भाषा अलग है। हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसे पूरा मामला स्टार्ट हुआ? जैसे आप लोग का शिप गया था, वो कहाँ से आ रहा था? हम लोग का शिप था जी इंटरनेशनल वाटर में, यहाँ पे ये डीबा ओपीएल एक जगह है यूएई में। तो वहाँ पे क्या होती है कि 2-3 कंट्री की, ओमान की, यूएई की और ईरान की, तीनों की बाउंड्रियाँ क्लैश करती हैं आपस में। थोड़ा थोड़ा दूर पे आप कहीं भी पहुँच जाते हो। बट हम जब थे, हम वहाँ से ईरान की बाउंड्री से 20 माइल दूर थे। ईरान बाउंड्री क्लेम करता है, हर एक कंट्री की जो बाउंड्री टेरिटोरियल वाटर होता है वो 12 माइल तक क्लेम होता है। हम उस 12 माइल से भी 8 माइल और थे। 8 माइल ये समझ सकते और हैं। ज्यादा दूर थे। हाँ, तो 1 माइल में आपका हो जाता है 1.85। सी माइल जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। 6 माइल बड़ा रहता हाँ, है। वो 1.85-2 किलोमीटर होता है। तो वहाँ पे जब हम लोग थे, हम लोग इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे थे ऑफिस से, और वॉइस ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तभी तक कुछ क्लियर कट आ नहीं रहा था, सिर्फ फोन पे बात चल रही थी और हम लोग क्रूज कर रहे थे। क्रूज मतलब 2-3 नॉट की स्पीड, 2-3 नॉट की, तो जैसे आदमी पैदल चल दे 4-5 किलोमीटर की स्पीड से, जब उस हिसाब पैदल से चल रहे थे। हाँ बस, मतलब कीड़ी की चाल कह दो आप हाँ, जहाज के लिए तो एक हाँ तरह बस ये समझ लो। तो तभी वहाँ पे हमें ये जो इनकी नेवी आती है और ये हम लोग को वहाँ पे आके अरेस्ट कर लेती है। लोग ऊपर आते हैं से। पहले। तो मतलब उनका भी एक जैसे एयरफोर्स कह दें उनको, हाँ, नहीं, सॉरी नेवी कह दें उनकी, हाँ, तो वो अपने उनके स्टाफ वाली थी। नेवी प्लस आईआरजीसी, वहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है। नेवी के तो लोग जो है नेवी अपना नेवल देखते हैं, बट उसके ऊपर भी आईआरजीसी रहती है। अच्छा, उससे भी एक बड़ा उनका कोई। हाँ, आईआरजीसी जो एक विभाग अलग से एक उनकी आर्मी है। जैसे हमारे यहाँ पे अलग आर्मी होती है, आईआरजीसी जो जैसे डायरेक्ट। सीआरपीएफ वगैरह की बात कर ले हम, या बीएसएफ हो जाए आर्मी से नहीं नहीं, वहाँ पे कम्प्लीटली अलग सिस्टम है। आईआरजीसी रिपोर्ट करती है डायरेक्टली वहाँ के सुप्रीम कमांडो, जैसे वो वहाँ के श्री खामनी जी थे, उन वो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करती है। बीच में कुछ वो नहीं रहता उनके। तो अच्छा, आए कहाँ से थे आप लोग? मतलब शिप कहाँ से चला था? हम लोग तो अंडर रिपेयर थे। हम लोगों ने उसके पहले रिपेयर कैरी आउट करा था। हमारी जनरेटर और मेन इंजन में प्रॉब्लम चल रही थी, उसको रिपेयर करके टेस्ट कर रहे थे हम लोग। टेस्ट करने के बाद जैसे ही बाहर निकले, तभी ये चीज़ें आ गई। ये लोगों ने आके फिर हम लोगों को जैसे इंटरसेप्ट किया, वहाँ पे बोला कि आपको हमारे साथ में, मतलब जो होता है ना, किसी को चेक करें पहले, कुछ कोई आपको अगर कोई रोकता है तो कहीं पहले चेक करना चाहिए उसको। तो उन्होंने कोई चेक वेक नहीं किया। उन्होंने बोला आपको बंदर जस्ट एक पोर्ट है उनका, वहाँ चलना है। हमने पूछा भी कि भाई ना तो हम आपके टेरिटरी में हैं, ना कोई हम इनोसेंट पैसेज जो होता है वो ब्रीच कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल वाटर में, आप रोक क्यों रहे हो हमें? जो रूल रेगुलेशंस हाँ, सी के हैं हाँ, वाटर चलने के, तो वो लगभग पूरे फॉलो थे। हाँ, वो पूरे उसके follow थे। बावजूद तनाव था, इस वजह से वो एक कारण बन गया कि वो आप लोगों को हाँ, ले गए साहब। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको चलना पड़ेगा। तो हम अब बताओ, गन पॉइंट पे अगर कोई किसी को रखे तो कोई मना नहीं कर सकता। उनका घर है वो। आर्मी चढ़ गई बाहर से। है। तो हम लोगों ने बोला ओके चलो चलते हैं। फिर हम लोगों ने ऑफिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब आने के बाद, ये जब तक वो आ रहे थे तभी हमने ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया था। आने के बाद उन लोगों ने सारा कम्युनिकेशन हम लोगों का कट कर दिया। हमारे सबके फ़ोन वोन ले लिए गए, जो और जो केबिन्स में जो सामान था वो सब भी इधर उधर कर दिया। उसके बाद वो लेके जाते हैं। बाकी उन तो लोगों कहाँ ले गए वहां से आप? ने बंदर जास्क एक पोर्ट है, जो जैसे बंदर अब्बास है ऐसे ही बंदर जास्क है। तो वो नेवी की एक तरह की वहाँ जेल वगैरह की? नहीं नहीं नहीं, जेल बस ज्यादा नहीं। जेल नहीं, एंकर पे ही, एंकर पे ही। हाँ, तो उन्होंने, हमने पूछा कि अगर आपको कुछ डाउट है तो आप चेक वगैरह कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। उन्होंने कुछ चेक नहीं किया, वो सीधा हमें लेके गए। हम लोगों ने बंदर जास्क में एंकर डाला और फिर उनका मीडिया में उन लोगों ने नेक्स्ट डे के बाद में चला दिया कि हमारे पास कोई इलीगल डीजल है।
आप लोगों के हाँ पास? स्मगलिंग करी हमने। मुझे ऐसा तो कोई कार्गो है ही नहीं हमारे पास। इलीगल डीजल भी कुछ अलग तरह का होता इलीगल डीजल जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ईरान से कोई आ रहे हो, ईरान में हैवी सब्सिडी होती है इनके ऊपर, वहाँ पे मतलब 2-3 रुपए में लीटर में बोलते हैं मिल जाता है है? अच्छा जी, डीजल। डीजल 1-2-3 रुपए में भारत के? हाँ इंडिया के 2-3 रुपए लीटर में आपको मतलब 100 रुपए दोगे तो आपके टैंक फुल हो जाएगा, तो इतना सस्ता है। बट हमारे पास तो ऐसा कोई कार्गो था ही नहीं, तो हमने बोला चेक करने के लिए, बोला चेक हम बाद में अथॉरिटी आएगी, सर्वेयर्स आएंगे वो चेक करेंगे। वो ठीक है कोई बात तो नहीं। वैसे आपका जहाज, जो मैं बात आपसे पूछूं विजय जी, तो आप लोग क्रूड ऑयल लेके आए थे? ये एक टाइप का VLSF, वो क्रूड ऑयल टाइप ही होता है, उसमें दो टाइप के कार्गो थे, 2 ग्रेड थे हमारे पास। तो कहाँ से लाए थे एक उस चीज को ये आप? हमको दिया था, हमने नहीं, हमारे उसको जो दिया गया था, ये दिया गया था कोरल वेव शिप है, सेम ही कंपनी का, सेम ही ओनर का, तो उन्होंने उसको ट्रांसफर किया था उस पर। तो उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भी थे हमारे पास में। उन्होंने बोला जी वो आके चेक करेंगे। मैं बोला जी और कुछ चेक करना तो वो बताओ। बोला नहीं वो सर्वेयर आएंगे वो चेक करेंगे। मैं बोला ठीक है, जब वो चेक उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर तो जा सकते हैं हम लोग। बोला वो आपको वही बताएंगे। तो वो वेरिफिकेशन भी हो गया, उनको कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद दोबारा आए, दोबारा कुछ नहीं मिला। 5-5 बार सैम्पलिंग हुई तो भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने क्या बोलते हैं अंडर वाटर सर्च भी किया तो भी कुछ नहीं हुआ, कहीं से कुछ नहीं था मिला। ही नहीं कुछ, जब मतलब कुछ था ही नहीं तो हमें फिर समझ में आ गया ये मामला ये नहीं है, ये तो कुछ और ही है, ये पॉलिटिकल इशू है कुछ जो हम नहीं समझ पा रहे। बाहर ही रखो तो फिर दोबारा हो जाए। तो ये सब होने के बाद फिर हम लोग को वहीं रखा जाता है 15 दिन तक। एंकर पे शिप खड़ा है, सब लोग वो एक रूम में रख दिया, हम लोग वहीं मतलब एक। कितने लोग थे आप कुछ बता रहे थे बीच में? 18 लोग। हमने भी इंटरव्यू किया घर पे, आपके माताजी थे, पिताजी से बात हुई कि कुछ लोगों को छोड़ दिया, आपको अलग रख लिया था 6-7 जो आप। मैं बताता हूँ उसमें हुआ क्या था। 18 लोग थे हम लोग, 18 को पहले वहीं रखा है एक साथ। मैस रूम होता है जितना आपका बड़ा हॉल है, इतना बड़ा हॉल। बोला जी आप अपने मैट्रेस वगैरह लेके आ जाओ, आप अपने केबिन में भी नहीं जा सकते। अपना हाँ उनके पास पहनने ओढ़ने का सामान ले आओ, सामान ले आओ यहाँ पे, और आप यहीं सोओगे, यहीं खाओगे, सब कुछ यही होगा। खाना वाना वही दे रहे क्योंकि हाँ उनको सबको मॉनिटर करने के लिए भी आदमी कम थे, तो इसलिए उन्होंने बोला यहीं पे रह जाओ। मुझे ठीक है, लेकिन बात वही थी कि हम जो है थे। शिप भी वहीं ला के रोक हाँ शिप पे, सब लोग शिप पे थे। 15 दिन हम लोग वहाँ पे रहे। फिर उन्होंने बोला कि आपके शिप को हमारे साथ नेवी के शिप के साथ में बंदर अब्बास एक पोर्ट है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, हम लोग वहाँ चले गए। तब भी कुछ नहीं, हमारे पास कम्युनिकेशन घर से किसी से करने नहीं दे रहे थे, ना किसी से बात करने तो दे उस रहे समय थे। जैसे ही आप लोगों को रोका और आपके रूल रेगुलेशन अधिकारी होते हैं, तो उनसे आपने संपर्क किया होगा कि हमने किन्हीं कारणों से रोक रहे हैं? सबसे पहले किसी की नहीं हमें चली? ऑपरेटर को इन्फॉर्म करना होता है, वो हमने कर दिया था, इतना ही टाइम था। उसके बाद आके उन्होंने पूरा कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। उसके बाद हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये सब होने के बाद हम लोग 24 तारीख को हम लोग बंदर अब्बास पहुंचे। कितने दिन, मतलब 2-3 दिन लगे होंगे? नहीं, एक दिन का रास्ता है, 1-1.5 दिन का रास्ता है वो तो वहाँ तो से। किस समय की ये घटना, जब आप नॉर्मल चल रहे थे एकदम आकर? 8 दिसंबर को हुआ था, 8 दिसंबर 2025 वहाँ पे हुआ था। तभी उसके बाद में फिर हम लोग को वहाँ पे ले जाया गया बंदर अब्बास में। फिर वहाँ पे कुछ जुडिशरी के लोग आए, हमने पूछा, उसमें एलिगेशन 2-3 तरह के लगाए। जैसे पहला एक लगा दिया कि मास्टर के केबिन में, मास्टर अरे मतलब बार मत करे, इधर ही दिखा यार बस। हाँ जी, कि कैप्टन के केबिन से उनको कुछ कैश मिला है, जो $60 मिलियन उनको कहीं से मिले हैं, और आपके पास इलीगल स्मगलिंग के चार्जेस लगा दिए। हमने बोला जी अगर आपने मेरे केबिन से $60 मिलियन लिए हैं तो आपने मेरे साइन भी लिए होंगे उस पर, आपने वीडियोग्राफी भी करी होगी उसकी, बिकॉज मुझे पता है मेरे केबिन में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो फिर वो साइलेंट हो गए वहाँ पे, उस पर कोई जवाब नहीं था। डरा रहे थे कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ। उन्होंने मीडिया में चला दिया था एक्चुअली अपने। तो जब फिर दूसरे लोग आए, हमने पूछा भी उनसे कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं, आपने बिना पूछे आप चला देते हो कहीं भी कुछ भी, तो उस पर कोई जवाब नहीं था। फिर फाइनली वो चेक करने आए, वो कार्गो उनको वो मिलना था ही नहीं। एक चीज़ को आप 10 बार चेक कर लो, अगर ये फ्लावर सामने रखा है, ये 50 बार भी देखोगे से फ्लावर ही रहेगा। तो सेम ऐसी चीज़ थी। मतलब ये करा उन्होंने, तो एक बड़ी खबर फैलाकर ये दिखा दिया कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, हमें जो और लगा, आप लोगों को जो है दोषी सिद्ध कर दिया। जो हम समझ पाए कि इन्होंने बिना सोचे समझे चला दिया मीडिया में। और फिर उसकी जो उनके जो आए थे, जो दूसरी अथॉरिटी आई थी चेक करने, तो उन्होंने भी उनसे पूछा था कि आपने तो डीजल बोला था, कहाँ है डीजल। तो वो जो उन्होंने मतलब
फैला कियोस फैला दिया, अब उसे समेटे कैसे? और रायता फैल गया। हाँ, वही टाइप का आप बोल सकते हो, रायता फैल गया, अब इसे समेटे कैसे? अब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, तो हम लोगों को बोला कि कुछ दिनों में आपको यहाँ से वो कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही करते करते 6 जनवरी आ गई। तो अच्छा, इस बीच जैसे बात करें हम कि भारत का भी राजदूत वहां पर है, ये खबरें उन्हें भी पता लगी, तो उस समय उस बीच जैसे आप 8 दिसंबर से बाद में उन लोगों ने भी आपसे संपर्क किया या नहीं? मेरी फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्सुलेट से बात हुई थी, मिस्टर कौशिक है वहाँ पे बंदर अब्बास में ही, जब हम लोग बंदर अब्बास पहुंचे 24 तारीख को, सॉरी 24 तारीख को मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई। उन्होंने बोला एक तो इन्होंने आपका अरेस्ट जो है 8 तारीख का नहीं बताया, और डिटेन बताया, अरेस्ट नहीं बताया, डिटेन बताया, और डिटेन में ये बताया कि शिप के जो क्रू हैं वो फ्री हैं, खाली वेसल डिटेन्ड है। मैं बोला जी हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं, हमें तो सब ये कुछ फ्री छोड़ ही नहीं रहे हैं, हमें ब्रिज में नहीं जाने दे रहे, हमारी जो नॉर्मल ड्यूटीज है वो नहीं करने दे रहे हैं। जो अपना डेली हाँ, डेली रूटीन है, हमें तो एक रूम में रखा हो, बोला खाओ पियो यही रहो, बाकी सब हम देखेंगे। तो ये सब होते होते दिन जाते गए, तो उसके बाद फिर कम्युनिकेशन, इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व हुई। इंडियन एम्बेसी ने बोला भाई कम्युनिकेशन इनको एटलीस्ट घर पे तो आपको कराना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं रख सकते किसी को, या तो कोई रीज़न बताओ। तो फिर घर पे कम्युनिकेशन होने लग गया। फिर यहाँ से भी हम लोगों ने ट्राई करना शुरू कर दिया कि भाई मामला क्या है, हमें आज तक पता नहीं लग रहा, ना ये बता इस रहे हैं। बीच हुई, मैंने भी बातें की, आपकी रोज बात हो रही थी, जब आप शायद वो बंदरगाह पे गए उसमें 2-3 दिन आपकी शायद बात नहीं होने दी उन्होंने। हाँ, ऐसा भी हुआ कि बीच में 3-4 दिन का ब्रेक दे दिया। फिर हमने वहीं पे इंडियन कॉन्सुलेट को इन्फॉर्म किया कि हमें फ़ोन नहीं दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए भी। फिर उन्होंने बोला कि इनको डेली 1 घंटे के लिए फ़ोन दो। पहले 15 मिनट के लिए बोला, बट वो 1 घंटा भी अलाउ नहीं कर रहे थे। 15 मिनट में हम कुछ और देख नहीं पाते थे चल क्या रहा है, जो घर पे बात हो सकती थी टीवी वही। वगैरह कुछ देखते थे खबरें? नहीं, हम कुछ नहीं वहाँ पे टीवी। अच्छा, जो स्थितियां बता रहे हैं, जो अभी युद्ध चल रहा था, बता रहे हैं कि वहां पर युद्ध तो अभी में भी चल रहा था, ये तो वहां भी कुछ इस तरह बड़ी घटनाएं हुई या कुछ अफवाहें हैं? फरवरी में चला है ना युद्ध, तो अभी चला है आपका, 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है, उसके पहले कहाँ युद्ध था। हमारे लोगों को, इन लोगों ने 6 तारीख को उठा के 10 लोगों को शिप से, ये एक लिस्ट लेके आए, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया, जिसको प्रिजन मतलब जेल बोल लो एक टाइप का, ठीक है जी। और 8 लोगों को हमको वहीं पे रख दिया तो शिप में। किस तरह का उन लोगों ने आपके साथ सलूक करा है? क्या कैदियों की तरह सलूक करा या अच्छे से रखा? नहीं, उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को नीचे छोड़ दिया था, एक उनका गार्ड रहता था, बाकी सब लोग ऊपर चले गए थे। पहले तो उन्होंने मतलब थोड़ा डरा के रखा शुरू के 1-2 दिन, बाद में वो नॉर्मल होने लग गए थे हमारे साथ में। तो हम अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, बट हमें बात तो वही है ना कि एंजाइटी आ रही थी कि भाई ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब उसके बाद में जब ये चीज़ें होती जाती हैं कि 6 जनवरी को इनके कुछ लोग, एक दूसरी उसकी पुलिस बोल लो या क्या था, कौन सी अथॉरिटी थी हमें तो पता नहीं, उन्होंने बोला कि आपके हमें 10 लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाना है, और फिर वो 10 आएंगे, फिर बाकी के लोग जाएंगे। 2 टीम में बांट दिया। तो उन 10 को लेके गए, वो 10 लोग शाम तक जब वापस नहीं आए तो टेंशन होने लग दिक्कत हो गई कि वहाँ कुछ कि भाई क्या है ये मामला, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने इंडियन एम्बेसडर को कॉल किया, तो इंडियन एम्बेसडर ने फिर बताया कि वो लोग को इन्होंने डिटेंशन सेंटर में डाल दिया है। डिटेंशन सेंटर में डालने के बाद मैं बोला जी ऐसे कैसे डाल सकते हैं, पहले तो कोर्ट फेस करना पड़ेगा ना, अगर कुछ इरेगुलरिटी भी है कहीं पे। बोला यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पहले आपको डिटेंशन फेस करना पड़ेगा, उसके बाद में कोर्ट आता है, पहले आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो लोगों को उसमें डाल दिया जाता है। तो चलो वहाँ तक भी बात समझ में आ गई, मैं चलो कोई बात नहीं। अभी उसके बाद में फिर चीज़ें चलती गई, मतलब 6 जनवरी से हम लोग ने फिर यहाँ सभी फैमिलीज़ ने मिलके दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि भाई ये चल क्या रहा है, तो हमें बताओ, हम गिल्टी हैं तो जेल में डालो, नहीं तो फिर छोड़ो, ऐसे कौन रख सकता है किसी को। तो उन्होंने फिर स्टेटस रिपोर्ट मांगी, MEA इन्वॉल्व हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हुई, और आपका DG शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, वो लोग भी इन्वॉल्व हुए, उन लोगों की मीटिंग होती है। और तब हम लोगों को फर्स्ट टाइम सडनली फिर जैसे हमारी पहली हियरिंग होती है, पहली हियरिंग के कुछ दिनों के बाद 8 लोगों को छोड़ दिया जाता है। उनको ऐसा छोड़ा, बोला इनको इंडिया जाने दो, उनको जाने दो। हाँ, आप लोग वही यथावत? हम अभी भी वहीं पे थे। 3 लोगों को शिप से छोड़ा, 5 लोगों को वहां से छोड़ दिया। तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन लोगों को छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया, हमारी बाजू में कोई माजरा है क्या? हाँ, और हमें क्यों रखा गया फिर, वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने फिर पूछा, MEA ने, एम्बेसी ने पूछा, इनसे मेल किया इनको कि भाई ये बताओ कि एक्चुअल मामला क्या है।
तो उन्होंने बोला जी उनको तो हमें ऐसे ही लगा कि ये लोग इनोसेंट हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया बिना कोर्ट को फेस किए कि इनोसेंट है? नहीं, आप तो हथियार नहीं थे, कोई सी बाप की बात नहीं हुई, तो फिर कैसे इनोसेंट? हाँ, कहीं कोर्ट फेस नहीं किया उन्होंने, तो वो उनसे उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर एंड में बात यही आ गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम भी फिर लगे रहे, मतलब मीडिया भी एक्टिवेट हो गई वहाँ पे इंडिया में, हम लोग सोशल मीडिया पे भी थे, प्लस हम हाई कोर्ट से भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसके बाद सडनली फिर 26 तारीख को 26 फरवरी इन लोगों ने हमारे शिप में जो डिटेंशन सेंटर में थे उन लोगों को छोड़ दिया। उनको भी छोड़ दिया? हाँ, और 26 को हमारे पास एक लेटर भी आ गया कि हम आपको भी रिलीज़ करेंगे कल, और उसमें एक लेटर उन लोगों ने लिखवाया 27 तारीख को लेके आए, उसमें जिसमें उन्होंने लिखवाया हमने आपके शिप को कोई हार्म नहीं किया है, हमने आपको कोई हार्म नहीं किया है, हमने आपको कोई सामान चोरी नहीं किया है, ये सब लिखो तभी आपको रिलीज़ करेंगे। और ऐसा कुछ किया भी उन्होंने? हाँ, कुछ नुकसान पहुंचाया? नुकसान तो बहुत कुछ हुआ है, शिप के सारे इक्विपमेंट तोड़ फोड़ दिए थे, जो कुछ उठा के ले गए थे, हमारे सबके लैपटॉप, पर्सनल इफेक्ट जो होते हैं, किसी के पैसे हैं, किसी के अंगूठी है, किसी के चेन है, मोबाइल है, सब गायब हो गए थे। तो इस तरह का कर दिया, जैसे कहते हैं कि एक बात हो गया कि समुद्र के लुटेरे भी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिहेव किया, बिल्कुल हाईजैकिंग टाइप, और बाद में साइन भी ले लिया। अब क्या करें? जैसे आपको इस जो लगभग 2 महीने से भी ज्यादा हो गया और बात की जाती है कि भारत की विदेश नीति या मोदी जी की विदेश नीति की चर्चाएं होती हैं, तो वहां कहीं आपको फेलियर लगा? जब आप दोषी नहीं थे, कोई उनके पास इस तरह का प्रूफ नहीं था और ना आप कोई दोषी सिद्ध हुए, और 2 या 2.5 महीने तक आपने यातनाएं सही, तो क्या कोई रेगुलेशन सी का भी है, जैसे कानून होता है? नहीं, उसमें भी मैं आता हूँ उस पर। देखो, उसमें सारी गलती मैं अगर किसी गवर्नमेंट की बोल दूँ तो वो भी सही नहीं है। बिना जाने अंदर क्या चल रहा था क्या नहीं, बैक एंड पे डिप्लोमेसी की कैसे काम कर रही थी, बिना उस चीज़ को जब तक आप नहीं जानते उसके बारे में कमेंट करना मैं मानता हूँ कि गलत होगा। जैसे विदेश मंत्री जी की बात करें, उन्होंने भी आपसे बात की? नहीं, हमारे विदेश मंत्री से मेरा तो कोई कम्युनिकेशन बहुत मिनिमम था, तो किस टाइम हम ऑनलाइन होंगे ये भी नहीं पता था किसी को, तो मेरे से कोई बात ही नहीं कर सकता था। मैं ही बात करता था, जब भी करता था वो मेरी बात होती थी इंडियन एम्बेसी के थ्रू। इंडियन एम्बेसी? तो कुछ लोगों का यहाँ पे घर पे फ़ोन आते थे MEA वगैरह से, मेरे भी कुछ हमारे साथ में भी कुछ लोग कांटेक्ट में थे, बट हमारी किस्मत थोड़ी सी वैसी भी रही, हम किसी के ऊपर ऐसा नेगेटिव कमेंट करना भी गलत होगा, बिकॉज बीच में प्रोटेस्ट भी हो गए वहाँ पे, बीच में 2-3 वीक प्रोटेस्ट में चला गया, वहां पे चले इधर? हाँ, वहाँ सब बंद हो गया, तो वो भी कोई करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट एनीवे, जब भी कहते हैं ना कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई तो देर आए दुरुस्त आए, हमें टाइम देर से ही मिल पाया, बिकॉज बीच में बहुत हंगामा चल रहा था वहाँ पे। बड़ी कठिनाई रही, एक हाँ, दिन बाहर घर से दूर हाँ, रहना, और एक जेल ही थी कि कब खत्म होगा, कम्युनिकेशन शटडाउन हो गया 3 वीक के लिए बीच में नहीं हो पाई। हाँ, बीच में नहीं हो और पाई। इधर परिवार भी दुखी, हाँ, आप भी दुखी, हम भी दुखी थे। तो जब भी फिर से बातें होने लगी तो सडनली उन लोगों ने फरवरी में कुछ लोगों को छोड़ा, और फिर 27 तारीख को हम लोगों को भी फिर छोड़ दिया गया वहाँ से। अब किस्मत इतनी ख़राब कि इससे पहले हम अपने शिप को ठीक से रिपेयर कर पाते, जो इक्विपमेंट फेलियर हो गया था, 28 तारीख को रात को सडनली ये मिसाइलें आने लग गई। आई मिसाइलें वहां पर? हाँ जी, खूब। सबसे पहले हमारे सामने एक जो नेवी का बेस था वो उड़ाया हाँ, इजराइल ने। अब ये किसने उड़ाया ये, जो भी, हाँ, जो भी, वो तो उसमें नाम तो किसी का लिखा नहीं होता सीधा ठीक है जी। तो अफरा तफरी मच गई शिप में, हम 5 ही लोग बचे थे, कभी आगे भाग रहे हैं कभी पीछे भाग रहे हैं, उनके वो गार्ड्स वगैरह तो वो भी चले गए थे। अब तो 5 ही भाग गए फिर तो, जब नहीं, वो तो हमें तो फ्री कर दिया गया था ना, हमें बोल दिया गया था आप और शिप अब फ्री हैं, अब जब आप जहाँ पे आप जाना चाहो तो जा सकते हो, एक दिन पहले कर दिया था। मिसाइलों का मामला हो गया, वो फ्रीडम हम कुछ 24 घंटे भी फील नहीं कर पाए, इससे पहले हम कुछ कर पाते। और घातक लगा आपको अंदर से भी बाहर? हाँ, बस भगदड़ मच गई, 4-5 लोग थे वैसे ही डर गए। तो ये सब होने के बाद कुछ समझ में आ नहीं रहा था, फिर हम लोगों ने रात को एम्बेसी को फिर कांटेक्ट किया, मोहम्मद जी हमें यहाँ से निकालो, क्योंकि सामने हमारे शिप को भी उड़ा रहे थे, वो नेवी शिप जो खड़े थे उनको भी, उनके ऊपर भी मिसाइलें गिर रही थी। पर आपके ऊपर झंडा था, वो दिखता होगा, वो भी कुछ फर्क रहा? देखो, रात में कोई झंडा नहीं दिखता है, रात में कोई झंडा नहीं दिखता, वैसे भी रेगुलेशन कंसर्निंग रात को कोई भी कंट्री का फ्लैग हो वैसे भी नीचे करना पड़ता है, अंधेरे में वैसे भी कंसर्निंग द शेप्स कोई ऐसा रेगुलेशन कंप्लाई नहीं होता। तो
फिर दिन में भी मिसाइलें चलने लगी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग को पूछा कि आपको सेफ कहाँ लगेगा, लैंड पे कि वहाँ पे। पहले हमें लगा कि शायद शिप में सेफ हो, लेकिन वो डिसीजन गलत था। फिर हमने अपने डिसीजन को टर्न ओवर किया, वो नहीं सर हमें लैंड पे भेजो, बिकॉज यहाँ से तो हम कहाँ भागेंगे, शिप से बच के कहाँ भागेंगे, शिप उड़ा तो सब कुछ उड़ जाएगा। तो उन्होंने एग्री किया, बोला ठीक है हम अथॉरिटी से परमिशन लेते हैं। तो परमिशन लेने के बाद, परमिशन जैसे ही आती है, उन्होंने बोला कि वी आर अरेंजिंग द बोट, एम्बेसी ने। तो 3 तारीख को मैंने कमांड रिलिंग्विश कर दिया था। रिलिंग्विश मीन्स कमांड को छोड़ देना, जहाज की कमांड को छोड़ दिया। जब अपने क्रू की जान पे कुछ बना आती है तो आप पहले जान जो, हाँ, तो कप्तान जो है वो कर सकता है ऐसा, एज पर लो। रात को मैंने सब जगह पढ़ लिया था कि भाई कुछ गलत तो नहीं होगा ऐसा करना, तो वो करके फिर मैंने सारी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, एमईए को इन्फॉर्म किया, ऑपरेटर को इन्फॉर्म किया, एएमओ को इन्फॉर्म किया, डीजी शिपिंग को भी इन्फॉर्म किया गया। जितनी भी कंसर्न पार्टी होती है शिपिंग से रिलेटेड, उन सबको इन्फॉर्म करके जब कुछ मिनट वेट किया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इट वाज एनीवे, हम लोग गलत थे नहीं उसमें, तो ऐसा हम कर सकते हैं लीगली। तो हम लोग फिर वहाँ से उतर गए, फिर होटल में चले गए। तो होटल में फिर इंडिया को परमिशन नहीं मिली थी तब तक इवैक्यूएशन की। हम पूछ रहे थे बार बार कि हमें इस कंट्री से इवैक्यूएट किया जाए, तो कहीं से भी कुछ आ नहीं रहा था। उन्होंने बोला वेट करो, 10 दिन के बाद इनके पास परमिशन आती है, 10-15 दिन के बाद, तो पता लगता है कि अर्मेनिया के थ्रू वहाँ से निकल सकते हैं। अर्मेनिया वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर था। तो अब हमारे पास पैसे वैसे तो कुछ बचे नहीं थे, सब चले गए थे। तो हम लोग टैक्सी मंगाने का कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी बुक करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो गाड़ी नहीं मिल पा रही थी, कोई तैयार नहीं हो रहा है। फाइनली एम्बेसी ने हेल्प की और लोकल कुछ 1-2 लोग मिले, उन्होंने हेल्प की, तो एक टैक्सी मिली। उसने वहाँ तक जाने के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे हमसे। 2.5 लाख? हाँ जी, 2000 किलोमीटर? 2000 किलोमीटर के। तो हमने कुछ देखा नहीं, मैं बोला ठीक है ओके, हम लोग जान बचे लाखों पाओ, जान बचे तो लाखों, पैसा बात की बात है, पैसा। तो वो मेन प्रॉब्लम ये आ गई थी, वहाँ 2.5 लाख रुपए अरेंज कैसे करें, डॉलर कहीं चेंज नहीं हो रहे, कहीं ढूंढ को डॉलर में पैसा चाहिए था, अब कहाँ से, कोई एक्सचेंज ओपन नहीं है। फिर एम्बेसी को इन्वॉल्व किया, फिर एक कुछ वहाँ पे लोकल जानने वाला था एक, उनसे बात की, उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ उन्होंने सपोर्ट किया। वो बांग्लादेश से थे, तो उनकी कंट्री में 2.25 लाख रुपए वहाँ ट्रांसफ़र किया कराया उन्होंने, तो 2.25 लाख तो वहाँ से आए। और बाकी फिर एम्बेसी को हमने ट्रांसफ़र किया, एक यहीं के जो इंडियन थे उनके अकाउंट में इंडिया में, उन्होंने फिर अपने अकाउंट से डॉलर हमें अरेंज कराए। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने सफ़र चल करा वहाँ से। सफ़र 22 तारीख को हम लोगों ने चालू कर दिया। हम 23 तारीख की शाम को जोल्फा पहुँच गए थे। जोल्फा पहुँचे तो वहाँ आगे के लिए हमें क्लियरेंस नहीं मिला। उन्होंने, एम्बेसी ने बोला कि 1-2 दिन वेट करो आप, 48 आवर्स तक का, इतना टाइम लग जाएगा आने के लिए। अर्मेनिया का वीज़ा अप्रूवल नहीं आ रहा था। फिर अर्मेनिया का वीज़ा अप्रूवल आता है, फिर वहाँ से हम लोग 60 किलोमीटर की और ड्राइव थी, तो वहाँ से अर्मेनिया बॉर्डर पे जाते हैं, फिर वो उतार देते हैं वहाँ से, फिर पैदल चलना होता है। फिर पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस किया, लगभग 1-2 किलोमीटर, हाँ कुछ ऐसा था। फिर उधर भी इतना ही चलना था, दोनों साइड इतना ही चलना था। और वहाँ पे फिर क्लियरेंस में काफ़ी टाइम लग गया, 8-8:30 बजे। तो फिर 8 बजे के आसपास हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एम्बेसी का कॉल आता है कि भाई एक फैमिली और आ रही है, उनके साथ 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी साथ में लेके जाना, अकेले मत जाना, वो नहीं तो वो लेडी अकेले ही पड़ जाएगी। फिर वो उसको आते-आते रात के 11 बज गए, हमने गए नहीं, जब तक वो आए नहीं तो कंटिन्यू हम टच क्या आप भी दुखी थे? आपको भी पता, हाँ, क्या हमें भी पता था, तो साथ ही चले। फिर रास्ते में बस ये था कि हमारे पास जैसे और पैसे नहीं थे, पैसे नेक टू नेक थे, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया नहीं 2-3 दिन तक। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, फास्टिंग, वो बिस्किट खाओ, पानी व्रत पहले से ही रखते हैं, हाँ कोई बात नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूखा आदमी कभी बीमार नहीं होता। तो ऐसे ही चलते चलते हम येरेवान पहुंच गए। येरेवान वहाँ का, जहाँ से हमें फ़्लाइट लेनी थी, दूसरी एक गाड़ी पकड़ी, बॉर्डर क्रॉस करके 8-10 घंटे उसमें थे। फिर येरेवान में हमारी 28 तारीख, फिर तभी डीजी शिपिंग एक्टिव हो गई। डीजी शिपिंग में पीसी मीना साहब हैं, उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया मेरे को, एंड उन्होंने सब आगे का अरेंजमेंट कराया फिर हमारा इंडिया तक का आने का। फिर उसके बाद में इंडिया में आए तो प्रेस ब्रीफ था हम लोग का मुंबई में ही। तो हमने परमिशन मांगी कि हम डायरेक्ट चले जाएं, तो उन्होंने बोला डीजी शिपिंग आपके लिए कल एक मीटिंग अरेंज कर रही है। तो नेक्स्ट डे फिर हमारा डीजी शिपिंग के साथ भी मीटिंग था, और बाकी और भी अथॉरिटी थी जो रिलेटेड थी, और
वो सब खत्म किया, फिर हम लोग वापस यहाँ पे आ पाए। कैसा लगा जब आपका एयरक्राफ्ट जब मुंबई उतरा तो कैसा सुकून महसूस हुआ? बिल्कुल जैसा एक एक नया आजाद जन्म सा नहीं आजाद हवा में सांस हो लेके कैसा लगना चाहिए, बिल्कुल वो वाली फील थी। हाँ, सब लोग अपनी धरती माता को छू रहे थे, लोग रो भी रहे थे। दुखी भी मतलब थे हाँ, मान लो बहुत ही 2-3 महीने बच्चों की क्या स्थिति फैमिली की, उस समय आपको ये लगा भाई कुछ नहीं चाहिए, नौकरी, अपना घर चाहिए, अपने बच्चे चाहिए। हाँ जी, इधर माता पिता भी रोज बात होती सब थी, वो भी दुखी थे, वो भी दुखी प्रमुख थे। साहब और जो लोग, अच्छा मैं बात करूं, जो लोग आपके साथ रहे, दिल्ली भी लोग पहुंचे, आपके लिए लगा, तो उनका कैसे धन्यवाद करना चाहिए? नहीं जी, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी मतलब वो इन्वॉल्व हुए तो उनका सपोर्ट दिखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और बाकी लोग भी, और जो लोग स्पेशली जो हमारे लोकल्स लोग थे, प्रमुख साहब हैं और बाकी लोग जो यहाँ से भी इन्वॉल्व हुए, हमारे लोकल एमएलए साहब हैं, मैं उनका नाम भी नहीं जानता, तो जहाँ तक भी ये लोग रीच कर रहे थे, नरेंद्र जो मलिक जी ने भी हाँ जी, वहां पर आवाज उठाई उस समय। हाँ जी, हाँ जी, सब भाइयों को, जिन जिन लोगों ने, देखो मैं तो यहाँ था नहीं, मैं देख नहीं रहा था क्या चल रहा था, कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड था, तो मैं सभी को तहे दिल से उनको सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है जी, और भारत माता की जय। फाइनली आई वुड से थैंक यू वेरी मच। चलिए, कैसा लगा प्रमुख साहब, आपका भतीजा या भाई क्या लगते हैं, वो रिश्ता भाई तो लगते मुझे हैं। नहीं पता, तो कैसा लगा विजय भाई पहुंचे, आप लोग भी सब इस लड़ाई में इनके साथ थे, घर के साथ सुख दुख वो में तो थे? आपने देख लिया होगा, जितनी परेशानी थी, मास्टर जी थे, हमारी आंटी थी, हमन कर रहे थे, आप भी गए हमन में, उतनी देर थे, मेरा बेटा सही रहे, हमने आपके साथ जाकर जंतर मंतर पे, हमारे 2 धन्य थे भाई बेटे, हाँ जी, विजय कुमार जी। हाँ जी, एक तो चंद्रशेखर पार्टी का था, हाँ जी, SC ST यूपी जी का, हाँ जी, एक हमारा धंधा था भैंसवाड़ का आपके लिए। हाँ जी, हमारे राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर जी ने हाँ जी, 2 बार भाषण रोक कर हाँ जी, आपकी समस्या को बुझा, हाँ जी, बार बार उठाया। उसके बाद में हमने हरेंद्र मलिक जी को संपर्क करा, हरेंद्र मलिक जी ने लोकसभा में आपका क्वेश्चन उठाया आपके लिए, हाँ जी, आपके भाई गए, आपके पिताजी गए। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी ग्रामवासियों, हाँ जी, बिल्कुल, हमारे गांव के एक एक बच्चा हाँ जी, आपके दुख में, बाहर से भी लोग पहुंचे, शामली से भी गए, कितने आसपास लोग के, गए हाँ सभी? जी, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इनको, भाई को, जो हमारे मंजीत भाई है, तहे दिल से इन्होंने उठाया। हमने यहाँ तक घोषणा करी वहाँ जंतर मंतर पे, या तो हमारे बेटे को छुड़वाने का काम करे, वो बेटा हमारा नहीं, किसान का बेटा है। हाँ जी, अगर किसान का बेटा आज वहाँ है, अगर किसी मंत्री का बेटा होता, हाँ जी, उसको कैबिनेट होती हाँ और जी, कैबिनेट में उस बेटे को सारी सरकार लग जाती। हाँ जी, लेकिन मंजीत भाई के प्रयास से हमने हर तहे दिल से आपके छोड़ने का प्रयास करा। हाँ जी, इसमें डॉक्टर राजकुमार सागवान जी का बहुत सहयोग रहा, हाँ जी, हरेंद्र मलिक जी का रहा, हाँ जी, भाई चंद्रशेखर आजाद, हाँ जी, आजाद समाज पार्टी का, हाँ जी, बार बार बीच में भाषण रोके आपके लिए हाँ जी, तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ जी, और इसलिए हम मंजीत भाई को धन्यवाद देते हैं। मंजीत भाई ने हमारे तहे दिल से आपको वापिस लाने का प्रयास करा। नहीं जी, हम जय हिंद, जय भारत, भारत। जय जवान, जय किसान। चलिए, धन्यवाद विजय जी। कैसा आपको लगा, यहाँ पर भाई आए हैं, लोटस वैली में इंटरव्यू हुआ और सकुशल घर वापसी हुई है, हाँ तो जी। कैसा लग रहा? नहीं जी, बहुत सबसे अच्छा पहले लगा। तो भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और देखो, पूरा क्षेत्र भी दुखी था इनके लिए, ये वहाँ पे थे, इनके परिवार के साथ में था पूरा क्षेत्र भी। आप लोगों ने भी आवाज उठाई, प्रमुख साहब और सब लोग लग रहे थे। और आज बहुत खुशी की बात है, सकुशल भाई साहब यहाँ पहुंचे, सबका सहयोग रहा, सरकार ने भी सहयोग किया, एम्बेसी ने भी सहयोग किया। और भाई हमें तो बड़ी खुशी है, भाई साहब यहाँ पे आए, हमारा भी सौभाग्य। हम भी बड़ी चिंतित थे असल में, हमने भी फौज की नौकरी कर रखी, मैं साउथ अफ्रीका में रहा, हमें पता दूसरे देश से जाकर जब अपनी भूमि पर आदमी आवे, और ये तो बहुत संकट में थे। खराजी घुसी बड़ी नहीं थे तो बड़ी जेल में थी। प्रसन्नता का विषय है पूरे इनके परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। और भाई सबसे धन्यवाद मंजीत भाई, आपको चैनल के माध्यम से आपने एक मुहिम बनाई एक तरह से, तो देशव्यापी मुहिम बनी। जंतर मंतर का जो धरना था, वहां से पूरे देश में ये संदेश गया, सरकार तक गया। उसके बाद ही सक्रिय हुए सारे विभाग जितने भी थे।
तो एक बार फिर भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है, सकुशल वापिस आए, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं जी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे देखो ये जो लोग थे मुझे एक्चुअली नहीं पता आपको, तो आप हम तो कम्युनिकेशन दूसरे- बहुत लिमिटेड था। तो मैं तहे दिल से माननीय श्री हरिंदर मलिक जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, चंद्रशेखर जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो बाकी लोग थे जो आपने सागवान जी, सांसद। उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। देखो, जब हमने एक चीज़ देखी है, जब मैटर आता है ना अपना, मतलब अपने गांव का, एक चीज़ तो हमारे गांव में अच्छी चीज़ है कि जब पहले भी इतिहास गवाह है, हमारे गांव का तो इतिहास रहा है कि एक आवाज़ पे पूरा गांव खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए सब गांव वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि और ऐसी एकता बनाए रखे, आगे भी कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है। आपदाओं में सब लोग एकजुट होते हैं, वहाँ एकजुट पर होते कोई अवसर या राजनीति नहीं देखते, सब हाँ जी। मिलजुल कर जो है सब मिलजुल ते के, रहे। और हमारा गांव तो इस चीज़ के लिए फेमस रहा है। भले ही आप किसी भी चीज़ का इलेक्शन लड़ लो, जब तक वो इलेक्शन रहता है तब तक वो ऐसा ही, उनको भले वो अलग हो जाए लेकिन अगले दिन से फिर वो ऐसे एक साथ हो जाते हैं। बहुत बहुत तो ये तो इतिहास रहा है हमारे गांव का। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, सकुशल आप आए, अपने परिवार में मिले। तो आप सभी की क्या राय है कमेंट के जरूर बताएं। जो ये स्थिति रही और अच्छा एक प्रयास सरकार की ओर से, एम्बेसी की ओर से उन्होंने बताया, और पूरे क्षेत्र और देश में लोगों ने इस आवाज को उठाया, देखा, और हमारे चैनल के माध्यम से भी देखा। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद। बस जी, अच्छा।